हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को एमबी जीनियस चैनल की ओर से प्यार भरा नमस्कार। आज पुनः आपका दोस्त आप लोगों के बीच में प्रेजेंट हुआ है। हम लोग फेडरलिज्म चैप्टर पढ़ रहे थे। उसमें से हम लोग पढ़ रहे थे कि हाउ इज फेडरलिज्म प्रैक्टिस इन इंडिया। हमारी कंट्री में फेडरलिज्म का प्रैक्टिस किस तरह किया जाता है। तो पिछला सेशन में हम लोग समझे थे कि लैंग्वेज के बेस पर, लिंग्विस्टिक स्टेट के बेस पर हमारी इंडिया में फेडरलिज्म का प्रैक्टिस किस तरह किया जाता है, उसके बारे में समझे थे। तो आज के सेशन में हम लोग समझेंगे कि उसका सेकेंड सेशन में हम लोग समझेंगे कि जो लैंग्वेज के पॉलिसी के बेस पर हमारी इंडिया में फेडरलिज्म का प्रैक्टिस किस तरह किया जाता है, उसको आज हम समझेंगे। तो सबसे पहली बात है कि हमारी इंडिया जो है सो एक फेडरल कंट्री है और बहुत बड़ा कंट्री है। छोटी मोटी कंट्री नहीं बल्कि बहुत बड़ा कंट्री है और कई सारे डाइवर्सिटी, कई सारे लैंग्वेज, कई सारे रिलीजियंस के लोग यहाँ रहते हैं। बहुत सारे लैंग्वेजेस जो है सो हमारी इंडिया में बोली जाती है। तो इतने सारे डाइवर्सिटी के लोग रहने के बावजूद क्या हमारी इंडिया में कोई एक नेशनल लैंग्वेज को इलेक्ट किया गया है कि नहीं किया गया है? ऐसा कोई लैंग्वेज है जिसको नेशनल लैंग्वेज के तौर पर हम लोग जानते हैं? तो उसके बारे में भी हम समझेंगे। तो इतने लैंग्वेज बोलने के बावजूद हमारी इंडिया में कोई एक लैंग्वेज को नेशनलिज्म लैंग्वेज यानी कोई नेशनल लैंग्वेज नहीं इलेक्ट किया गया है। नेशनल लैंग्वेज इसलिए इलेक्ट नहीं किया गया है क्योंकि बहुत सारे लैंग्वेज बोलने वाले हैं। यदि कोई एक लैंग्वेज को इलेक्ट किया जाता है नेशनल लैंग्वेज के रूप में या नेशनल लैंग्वेज के फॉर्म में, तो हो सकता है कि दूसरे लैंग्वेज बोलने वाले लोगों में यह भेदभाव उत्पन्न हो जाए कि किसी एक लैंग्वेज को बढ़ावा दिया जा रहा है। इससे क्या होगा, एक लैंग्वेज और दूसरे लैंग्वेज के बीच में कन्फ्लिक्ट उत्पन्न होगी, एक दूसरे के बीच में विद्रोह होगा, एक दूसरे के बीच में भेदभाव होगा। तो इससे क्या होगा कि हमारी इंडिया एक फेडरल कंट्री नहीं कहलाएगी। जब एक दूसरे लैंग्वेज को लेकर के एक दूसरे से लड़ते झगड़ते रहेंगे तो हमारी इंडिया एक फेडरल कंट्री नहीं हो पाएगी। यही वजह है कि कोई एक लैंग्वेज को नेशनल लैंग्वेज नहीं घोषित किया गया है, यानी कोई एक लैंग्वेज जो है सो नेशनल लैंग्वेज नहीं है। तो फर्स्ट पॉइंट वही है कि वी डिडंट हैव एनी नेशनल लैंग्वेज, यानी हम लोगों के पास जो है सो कोई भी नेशनल लैंग्वेज नहीं है। हम लोगों के पास कोई भी नेशनल लैंग्वेज या कोई भी राष्ट्रीय लैंग्वेज नहीं है। तो बात रही कि हम लोग सोचते हैं कि हिंदी तो राष्ट्रीय लैंग्वेज है, हिंदी तो नेशनल लैंग्वेज है। नहीं, हिंदी जो है सो नेशनल लैंग्वेज नहीं है। हिंदी एक ऑफिशियल लैंग्वेज है। हिंदी को कोई नेशनल लैंग्वेज नहीं अपॉइंट किया हमारी कंट्री में, बल्कि वह एक ऑफिशियल लैंग्वेज है। ऑफिशियल लैंग्वेज इसलिए इसको कहते हैं क्योंकि जहाँ भी गवर्नमेंट वर्क होती है, जहाँ भी सरकारी काम या गवर्नमेंट वर्क होती है, वहाँ सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली वर्ड जो है, सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली लैंग्वेज जो है वह हिंदी लैंग्वेज है। इसलिए हमारी हिंदी को, जो हिंदी लैंग्वेज है, उसको एक ऑफिशियल लैंग्वेज घोषित कर दिया है। हमारी कंट्री में इतना पॉपुलेशन है, तो जितना पॉपुलेशन है उसमें से 40% पॉपुलेशन जो है सो हिंदी लैंग्वेज का यूज करते हैं, यानी हिंदी लैंग्वेज बोलते हैं। यही वजह है कि हिंदी को एक ऑफिशियल लैंग्वेज घोषित किया गया है, ना कि उसे एक नेशनल लैंग्वेज घोषित किया है, बल्कि वह एक ऑफिशियल लैंग्वेज है। तो सेकंड पॉइंट वही है कि हिंदी वाज एन ऑफिशियल लैंग्वेज। हिंदी कोई नेशनल लैंग्वेज नहीं है, बल्कि हिंदी जो है सो एक ऑफिशियल लैंग्वेज है। हमारी संविधान जो बनी है उस संविधान में कोई भी नेशनल लैंग्वेज का वर्णन नहीं किया गया है। जितना भी लैंग्वेज का वर्णन किया गया वह ऑफिशियल लैंग्वेज ही है, कोई नेशनल लैंग्वेज को नहीं बनाया गया है। यदि कोई एक नेशनल लैंग्वेज को बना दिया जाता है तो दूसरा लैंग्वेज बोलने वाले लोगों में कन्फ्लिक्ट उत्पन्न हो जाती। यही वजह है कि जो संविधान निर्माता थे उन्होंने कोई एक लैंग्वेज को नेशनल लैंग्वेज के रूप में नहीं बनाया। हिंदी को हम मातृभाषा कह सकते हैं। हमारी मातृ लैंग्वेज है, हमारा मदर टंग लैंग्वेज है हिंदी, क्योंकि हिंदी सबसे ज़्यादा सबसे ज़्यादा बोली जाती है। 40% पूरे पॉपुलेशन का 40% जो है सो हिंदी बोली जाती है। यही वजह है कि उसे एक मातृभाषा के रूप में हम लोग जानते हैं। और 60% जो है उसमें से कई सारे लैंग्वेज हैं। तो इस लैंग्वेज को बढ़ावा देने के लिए हमारे संविधान में हिंदी को लेकर टोटल 22 लैंग्वेज ऐसे हैं जिसको रिकॉग्नाइज्ड किया गया है, एक लैंग्वेज के रूप में रिकॉग्नाइज्ड किया गया है और उसे शेड्यूल लैंग्वेज घोषित किया है, जिसे संविधान में उसका वर्णन है।
22 लैंग्वेज का संविधान में वर्णन है। तो यदि सेंट्रल लेवल पर कोई एग्जाम वगैरह होती है तो इन 22 लैंग्वेज में जो है सो पेपर आता है, क्वेश्चंस आता है। यानी कोई 22 लैंग्वेज में कोई भी लैंग्वेज हम लोगों को राइट्स है कि किसी भी लैंग्वेज को हम इलेक्ट कर सकते हैं, किसी भी लैंग्वेज को हम चुन सकते हैं। यदि सेंट्रल लेवल पर कोई एग्जाम होती है, कोई फॉर्म फिलअप करना होता है, तो इन 22 लैंग्वेजेज में से हम किसी एक लैंग्वेज को इलेक्ट करते हैं या उसको चुनते हैं, और जिस लैंग्वेज को हम चुनते हैं उसी लैंग्वेज में हमारा क्वेश्चन पेपर आता है। तो इस प्रकार हम देख रहे हैं कि हमारे इंडिया में कोई एक लैंग्वेज को लेकर के बढ़ावा नहीं दिया गया है, यानी कई सारे लैंग्वेज हैं और 22 ऐसे लैंग्वेज हैं जिसको शेड्यूल लैंग्वेज रिकॉग्नाइज्ड किया गया है हमारे संविधान में। तो ये हुई संविधान। थर्ड पॉइंट वही है कि 22 लैंग्वेजेज वे रिकॉग्नाइज्ड एज ए शेड्यूल लैंग्वेज। टोटल 22 लैंग्वेज जो हैं सो शेड्यूल लैंग्वेज के रूप में रिकॉग्नाइज्ड किया गया है। अब बात रही कि कई सारे स्टेट हैं हमारे इंडिया में, 28 स्टेट्स हैं, 8 यूनियन टेरिटरीज हैं। तो स्टेट को यह अधिकार है, जितने भी राज्य हैं, जितने भी स्टेट्स हैं, उसको यह राइट्स है कि वह कोई भी लैंग्वेज को एक ऑफिशियल लैंग्वेज रिकॉग्नाइज्ड करे या ऑफिशियल लैंग्वेज घोषित कर सकता है। जैसे हमारा झारखंड है, झारखंड का ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी है। नागालैंड है तो नागालैंड का ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश है। तो इस तरह से हर लैंग्वेज को, हर स्टेट को यह राइट्स है कि वह अपना एक ऑफिशियल लैंग्वेज को इलेक्ट कर सकती है, कोई एक लैंग्वेज को अपना मदर टंग लैंग्वेज घोषित कर सकती है। उसका भी एक मातृभाषा होती है। झारखंड की मातृभाषा हिंदी है, नागालैंड की इंग्लिश है, बिहार की भोजपुरी है। तो इस तरह जो है सो हर स्टेट के लिए अपना अपना लैंग्वेज है, अपना अपना मदर टंग है। तो वो जो लैंग्वेज इलेक्ट किया जाता है वह कोई एक नेशनल लैंग्वेज नहीं होती है, बल्कि वह एक ऑफिशियल लैंग्वेज होती है, ना कि नेशनल लैंग्वेज होती है। तो वही है मेरा फोर्थ पॉइंट, स्टेट टू हैव देयर ओन लैंग्वेजेज। स्टेट के पास भी अपना लैंग्वेजेज होती है, कोई भी लैंग्वेज को वह इलेक्ट कर सकती है, उस पर किसी भी तरह का पाबंदी नहीं है। या हमारे कोई भी गवर्नमेंट, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट ही क्यों ना हो, किसी स्टेट को वह पाबंदी नहीं लगा सकता है, उस पर बैंड नहीं लगा सकता है कि तुम इस लैंग्वेज को क्यों इलेक्ट करते हो, तुम हिंदी को फॉलो करो, इंग्लिश को फॉलो करो। इस पर वह जो है सो दबाव या प्रेशर नहीं बना सकती है किसी स्टेट पर। स्टेट को अपना अधिकार है, उसे अपना अधिकार है। तो यही मेरा फोर्थ पॉइंट था। सेकेंड पॉइंट है कि डिबेट फॉर हिंदी बनाम इंग्लिश। तो इसी लैंग्वेज के बेस पर, इसी लैंग्वेज से लेकर के पहले हमारी कंट्री में डिबेट चला करती थी, यानी दो कम्युनिटी में झगड़ा उत्पन्न होता था, हिंदी लैंग्वेज और इंग्लिश लैंग्वेज बोलने वालों में। जब 1965 को जब इंग्लिश को 1965 से पहले हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में इंग्लिश को भी इलेक्ट किया गया था, इंग्लिश को भी चुना गया था। परंतु क्या हुई, 1965 को उसे ऑफिशियल लैंग्वेज से हटा दिया, यानी उसको रोक दिया और हिंदी को ही ऑफिशियल लैंग्वेज इलेक्ट किया गया। इससे क्या हुई, हमारी स्टेट में विद्रोह उत्पन्न हो गया। तमिलनाडु एक ऐसा स्टेट है जहां पर इसी इंग्लिश को लेकर के तमिलनाडु का मानना था कि इंग्लिश को ऑफिशियल लैंग्वेज घोषित किया जाए, इंग्लिश को भी घोषित किया जाए। तो इसी मुद्दा को लेकर के, इसी इशू को लेकर के तमिलनाडु में वायलेंट भी हो गई थी, हिंसा भी हो गया था, विद्रोह भी हुआ था। लेकिन अंत में जाकर के इंग्लिश को भी ऑफिशियल लैंग्वेज जो है सो इलेक्ट किया गया, इंग्लिश को भी ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया गया। तो इस तरह से सिचुएशन उत्पन्न हुई, कई सारा प्रॉब्लम हुआ लैंग्वेज रिलेटेड इशू को लेकर के, परंतु उसका भी सॉल्यूशन हुआ और उसको भी सॉल्व किया गया। तो हमारे जो नॉर्दर्न एरिया के लोग हैं और साउदर्न एरिया के लोग हैं, तो जो उत्तरी नॉर्दर्न एरिया के लोग हैं वो सब चाहते हैं कि हिंदी को ज़्यादा बढ़ावा दिया जाए, और साउदर्न एरिया के लोग जो हैं वो सब चाहते हैं कि इंग्लिश को ज़्यादा बढ़ावा दिया जाए। तो इन दोनों के बीच में लेकर के हमेशा जो है सो झगड़ा चलते रहता है, हमेशा डिबेट होते रहती है। तो इन सारी चीज़ों को भी सुलझाया गया है, इन लोगों को अच्छा से आइडेंटिफाई करवा दिया गया है कि कोई भी लैंग्वेज जो है
नेशनल लैंग्वेज नहीं है बल्कि ऑफिशियल लैंग्वेज है, और इंग्लिश को भी एक ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में इलेक्ट किया गया है और हिंदी को भी ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में इलेक्ट किया गया है। तो लैंग्वेज के बेस पर लड़ना बुरी बात है। लैंग्वेज के बेस पर यदि कोई इंसान लड़ता है कि हमारी हिंदी में हिंदी होना चाहिए, चाहे हमारी कंट्री में इंग्लिश होना चाहिए, चाहे हमारी कंट्री में भोजपुरी होना चाहिए, चाहे हमारी कंट्री में नागपुरी होना चाहिए, तो यदि लैंग्वेज को लेकर के कोई पर्सन या कोई भी लड़ता है तो वह गलत बात है, क्योंकि हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कोई भी लैंग्वेज को नेशनल लैंग्वेज के रूप में अपॉइंट नहीं किया गया है, यानी जो भी लैंग्वेज है वह एक ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में है। तो इस तरह से लैंग्वेज के बेस पर हम लोग देखते हैं तो हमारी कंट्री में जो भी डिबेट उत्पन्न थी उसका सारा सॉल्यूशन हो गया, और आज हमारी कंट्री लैंग्वेज के बेस पर किसी भी तरह का झगड़ा उत्पन्न नहीं होती है। हर किसी को राइट्स है अपना कोई भी लैंग्वेज बोल सके, हर किसी को यह राइट्स दिया गया है। हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में यह राइट्स है कि कोई भी पर्सन किसी भी लैंग्वेज को बोल सके, उस पर किसी भी तरह का पाबंदी नहीं है। यही वजह है कि हमारी कंट्री में आज जो है सो लैंग्वेज से रिलेटेड या लैंग्वेज से रिलेटेड इशू पर किसी भी तरह का डिबेट या किसी भी तरह का झगड़ा उत्पन्न नहीं होती है। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि लैंग्वेज पॉलिसी के बेस पर हमारी फेडरलिज्म का प्रैक्टिस किया जाता है। फेडरलिज्म को जो चलाया जाता है वो अच्छा तरीका से चलाया जा रहा है, यानी इस पर किसी भी तरह का डिबेट नहीं है। यहाँ भी किसी भी तरह का किसी भी इशू को लेकर के, लैंग्वेज के इशू को लेकर के किसी भी तरह का कोई डिबेट नहीं है। तो इस तरह से लैंग्वेज पॉलिसी को हमारी इंडिया में चलाया जा रहा है। तो ये रहा आज का सेशन। अब नेक्स्ट सेशन में हम लोग पढ़ेंगे सेंट्रल और स्टेट के बीच में क्या रिलेशन होती है, उसके बारे में हम लोग समझेंगे। तो आज के सेशन को यहीं पर एंड करते हैं। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।